नमस्कार। मैं पूर्णिमा उमेश झेंडे भूसला मिलिट्री कॉलेज महाविद्यालय में हिंदी विभाग प्रमुख रूप में कार्यरत। आज हम धूमिल की कविता रोटी और संसद इसकी व्याख्या देखेंगे। सर्वप्रथम धूमिल कवि का परिचय। धूमिल जी अर्थात जनकवि सुदामा प्रसाद पांडे अर्थात धूमिल का जन्म 9 नवंबर 1936 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के खेवली नामक ग्राम में एक निम्न मध्यम वर्गीय किसान परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम शिवनायक पांडे और माता का नाम श्रीमती रजवती देवी। 11 वर्ष की अल्प आयु में ही पिता की छत्र छाया सर से हट गई। तत्पश्चात आर्थिक आवश्यकतावश एक प्राइवेट कंपनी में अल्पकालिक नौकरी आपने की। उनकी कविताओं में आम जन की पीड़ा और आक्रोश की सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। आजीवन मेहनत और संघर्षरत जीवन में कई संकटों का मुकाबला करते हुए पर्वत की तरह अटल रहने वाले धूमिल 10 फरवरी 1975 ईस्वी को कालवश हो गए। आपकी प्रमुख रचनाएं संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। इनकी कविताएं अक्सर विद्रोही, क्रांतिकारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाली थी। इसलिए इन्हें हिंदी साहित्य का एंग्री यंग मैन भी कहा जाने लगा। आज की जो कविता है रोटी और संसद, ये संसद से सड़क तक इस संकलन से ली गई है। हम सबसे पहले इस लघु कविता को पढ़ेंगे। कविता लघु होने के बावजूद भी बहुत अधिक गहरा अर्थ, बहुत अधिक गहरी बात हमारे सामने प्रस्तुत करती है। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है। वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं, यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। इस लघु कविता एक राजनीतिक व्यंग व्यक्त करने वाली कविता है। समाज में 3 वर्ग के लोग होते हैं। एक निम्न वर्ग, मजदूर वर्ग या किसान वर्ग। दूसरा मध्यम वर्ग, व्यापारी वर्ग। और तीसरा उच्च वर्ग, नेता, राजकीय नेता, सांसद, यह वर्ग होता है। अब इस कविता के माध्यम से हम पहली पंक्तियां देखेंगे। एक आदमी रोटी बेलता है। अब ये जो पहला आदमी है जो रोटी बेलता है, अर्थात
यह आदमी किसान, मजदूर, श्रमिक वर्ग है जो बड़ी मेहनत से धान उगाता है, पर वह सुख से अपने ही उगाए हुए धान को रोटी के रूप में नहीं खा सकता है, क्योंकि दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी करने के लिए उसे ये धान बहुत ही कम दामों में व्यापारियों को बेचना पड़ता है, जिससे वो अपना घर परिवार चला सके। जो थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं उससे ही इन किसानों की ज़िंदगी का गुजर बसर होता है। यह है वो आदमी जो रोटी बेलता है। बेलना अर्थात तैयार करना। हमारे लिए वो रोटी दिन रात मेहनत करके तैयार करता है। रोटी अर्थात धान, अनाज, जिससे हम रोटी बनाते हैं। एक आदमी रोटी खाता है अर्थात वह दूसरा आदमी है जो व्यापारी वर्ग है, मध्यम वर्ग है, जो आर्थिक रूप से संपन्न है, जिसके पास सुख सुविधाएं है, जो पैसों से सब कुछ खरीद सकता है। वही आदमी किसान की मेहनत से उगाया हुआ ये धान खरीद कर रोटी बनाकर खाता है और अपना जीवन यापन करता है। रोटी के लिए वो किसान की तरह श्रम नहीं करता है, वो सिर्फ पैसों से रोटी खरीद कर खाता है। असली श्रमिक तो पहला आदमी है, अर्थात किसान, मजदूर और श्रमिक वर्ग। एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। इस समाज को 3 आदमियों में धूमिल जी बांटते हैं, जो समाज की वास्तविकता है। अब न रोटी बेलता है, न खाता है और ना ही खेलता है। यह आदमी कौन है? यह वह व्यक्ति है, यह वह आदमी है जो धान भी नहीं खरीदता है, या बहुत ही कम दामों में जब व्यापारी वर्ग धान खरीदता है, उन्हीं से भ्रष्टाचार द्वारा यह धान सरकारी गोदामों में वो भर देता है और राशन पर उसे बेचता है। जो हमारी राशन की दुकानों में भी भ्रष्टाचार द्वारा ही खरीदा और बेचा जाता है। देखिए कैसी दुर्अवस्था है। पहला आदमी किसान, श्रमिक, मजदूर, जो दिन रात मेहनत करके धान उगाता है। दूसरा आदमी जो अपनी आर्थिक सुबत्ता के कारण उस धान को खरीदता है और अपना पेट भरता है। तीसरा आदमी जो बहुत ही रोटी न बेलता है न खाता है, वो तो सिर्फ खेलता है, क्योंकि वो अधिक संपन्न है। ऐसा आदमी कौन है? और ये भ्रष्टाचार करने वाला तीसरा आदमी कौन है? कवि कहता है, मैं पूछता हूँ यह तीसरा आदमी कौन है? कवि हमसे सवाल करता है। सोचो,
कि ये तीसरा आदमी कौन है जो रोटी के साथ खिलवाड़ करता रहता है, जिसको कोई अधिकार नहीं है इस रोटी के साथ खिलवाड़ करने का, क्योंकि ना ही वो मेहनत करता है, ना ही धान उगाता है, फिर भी वो रोटी के साथ खिलवाड़ करता रहता है। और इसका जवाब कवि देते हैं, मेरे देश की संसद मौन है। सोचो कौन होगा ये तीसरा आदमी। यही आदमी दो पहले आदमियों पर शासन करता है, और यह स्पष्ट है कि यह तीसरा आदमी आम जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला राजकीय नेता ही है, जो हमारे देश की संसद में बैठकर राज कर रहा है। यह रोटी के साथ खेलने से लोगों के हक के साथ भी खेलता है, उनकी भूख और मजबूरी और श्रम के साथ भी खिलवाड़ करता रहता है। ये सांसद मौन है, अर्थात इस संसद में जो हमने अपने ही समस्याओं को सामने रखने के लिए विश्वास के साथ जिन राजकीय नेताओं को चुनकर दिया है, जो सांसद में हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, वही राजकीय नेता लोग घूसखोरी, भ्रष्टाचारी से इस प्रकार से लिप्त है कि वो रोटी बेलने वाले की कद्र नहीं करते हैं, बल्कि रोटी के साथ खिलवाड़ करके ही लोगों के सामने अपने आप को अधिक संवेदनशील प्रस्तुत करने की कोशिश करते रहते हैं। इसलिए कवि आम लोगों को, पाठकों को सवाल पूछता है कि यह तीसरा आदमी कौन है जो आम लोगों की रोटी के साथ खेलता है। यह हक उसे किसने दिया है? तो यह और कोई नहीं, हमारे द्वारा ही चुने गए लोक प्रतिनिधि अर्थात सांसद में बैठे हुए राजकीय नेता है। यह सब देखते हुए भी हमारी सांसद बिल्कुल मौन है। कोई भी इसके खिलाफ कुछ नहीं कहता। कवि ने इस कविता के माध्यम से हमारी राजनीतिक स्थिति और हमारे राजकीय नेताओं पर करारा व्यंग किया है। बहुत ही वास्तववादी बात हमारे सामने लाने की कोशिश इस लघु कविता के माध्यम से कवि ने की है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि यह कविता किसान वर्ग की मजबूरी का चित्रण करने वाली कविता है। साथ ही राजनीति, घिनौने, भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग करने वाली कविता है। मूलभूत जरूरतों के साथ खिलवाड़ करने वाले नेताओं पर कड़ा प्रहार करने वाली ये कविता है। इस देश में बढ़ते हुए भ्रष्ट नेताओं की ओर संकेत करने वाली ये कविता है। संसद में बैठे सदस्यों को उद्देशित करके ही ये कविता लिखी गई है। रोटी को 3 दशाओं में विभाजित किया गया है।
रोटी एक प्रतीकात्मक रूप से इस कविता में आती है। यह कविता आज की राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक खेलने वाले भ्रष्ट नेता जो इस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग करते हुए प्रस्तुत की गई है।